RKB स्वागत है दोस्तों आपका एक बार फिर से हमारे YouTube चैनल RKB कैंफी वीडियोस में। क्वांटम संख्याओं को समझने के बाद आज एक हम और जो टॉपिक आपके लिए लेकर आए हैं वो भी क्वांटम संख्याओं से ही संबंधित है। उम्मीद करते हैं कि पिछली वीडियो में हमने आपको जो क्वांटम संख्या निकालनी बताई थी आप उसको अच्छी प्रकार से सीख गए होंगे, क्योंकि आज जो हम आपके लिए वीडियो लेकर आए हैं इसमें हमें उन क्वांटम संख्याओं का निर्धारण करना आना आवश्यक है, क्योंकि अगर हम क्वांटम संख्या को निकाल पाते हैं तभी आज का नियम आपके लिए फायदेमंद हो सकता है। अब एक्चुअल में आज का जो टॉपिक है वो है क्या, जो मैं बार बार क्वांटम संख्याओं का जिक्र कर रहा हूं। तो चलिए आज का टॉपिक लेकर चलते हैं, जो है पाउली का अपवर्जन नियम। पाउली का अपवर्जन नियम। अपवर्जी संख्याएं आप लोगों ने गणित में पढ़ी होंगी, यहां पर उसी से संबंधित है ये पाउली का अपवर्जन नियम, जिसको पॉलीज एक्सक्लूजन लॉ भी कहा जाता है। एक्सक्लूजन लॉ या एक्सक्लूजन प्रिंसिपल। अपवर्जी एक्चुअल में होता क्या है? अपवर्जी का मतलब होता है भिन्न, अलग अलग, जो एक दूसरे से बिल्कुल पृथक हों। तो इस नियम में क्या कहा गया था? पाउली ने अपने अपवर्जन नियम में विभिन्न प्रकार के परमाणुओं का अध्ययन किया, उनके इलेक्ट्रॉनों का अध्ययन किया और फिर एक निष्कर्ष निकाला, जिसके अनुसार उन्होंने कहा कि किसी भी एक परमाणु में उपस्थित सभी इलेक्ट्रॉनों की चारों क्वांटम संख्याओं का मान समान नहीं हो सकता। अलग अलग परमाणुओं के अंदर समान हो सकते हैं, लेकिन एक ही परमाणु के अंदर क्वांटम संख्याओं का मान समान नहीं हो सकता। 4 क्वांटम संख्याएं पड़ी थी: मुख्य क्वांटम संख्या, द्विगंशी क्वांटम संख्या, चुंबकीय क्वांटम संख्या और चक्रण क्वांटम संख्या। तो पाउली ने यह कहा कि एक परमाणु के अंदर किन्हीं भी 2 इलेक्ट्रॉनों के लिए इन चारों क्वांटम संख्याओं के मान समान नहीं हो सकते। अगर पहली 3 क्वांटम संख्याएं किसी कारणवश समान हो भी जाएं, तो चौथी क्वांटम संख्या यानी चक्रण क्वांटम संख्या का मान सदैव भिन्न होता है। जैसे कि आपको जब चक्रण क्वांटम संख्या बताई थी तब ये आपको जानकारी दी गई थी कि अगर कोई इलेक्ट्रॉन क्लॉकवाइज दिशा में घूम रहा है तो उसके लिए हम +½ वैल्यू लेकर चलते हैं, और अगर एंटी क्लॉकवाइज घूम रहा है इलेक्ट्रॉन तो उसके लिए -½ उसकी वैल्यू लेकर चलते हैं। तो हम इस पाउली के अपवर्जन नियम को एक उदाहरण के द्वारा सिद्ध भी कर सकते हैं। तो चलिए ज्यादा देर न करते अब इसका एक उदाहरण भी लेकर चलते हैं। उदाहरण में हम मान के चलिए लेकर चलते हैं एल्यूमिनियम परमाणु। एल्यूमिनियम का परमाणु क्रमांक होता है 13, जिसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 2, 4, 6, 10, 2, 12 और एक 3p1 लेकर चलते हैं। अब इसमें कोई भी 2 इलेक्ट्रॉन छांट लीजिए, कोई भी 2 इलेक्ट्रॉन मान के चलिए। हम इसके लिए लेकर चलते हैं, एक तो 12वां इलेक्ट्रॉन लेकर चलते हैं, एक 13वां इलेक्ट्रॉन लेकर चलते हैं, और इसके पश्चात एक और इलेक्ट्रॉन ले लीजिए, आप कोई सा भी आपकी मर्जी के अनुसार। चलिए 11वां इलेक्ट्रॉन ले रहे हैं, तीनों लगातार हो जाएंगे 11, 12 और 13। देखिए जब हम इलेक्ट्रॉन को गिनेंगे तो 2 यहां तक आ चुके, 3, 4 और 6, 10 यहां तक आ चुके। 11वां इलेक्ट्रॉन है 3s1, 3s1। जैसे कि हमने आपको पिछली वीडियो में बताया था कि जब भी इलेक्ट्रॉन की क्वांटम संख्या निकालते हैं तो उसको हम nlx से रिप्रेजेंट कर देते हैं। n मुख्य क्वांटम संख्या, l द्विगंशी क्वांटम संख्या और x है उन इलेक्ट्रॉनों की संख्या। अब इसी प्रकार से 11वां इलेक्ट्रॉन 3s में आया, 12वां इलेक्ट्रॉन भी 3s का जो दूसरा इलेक्ट्रॉन है वो है, और 13वां है 3p1। यहां हमने ये दोनों अलग अलग इसीलिए लिखे कि पहले हम 12वें और 13वें की तुलना करेंगे, उसके बाद 11वें और 12वें की तुलना कर ली जाएगी। अब यहां पर अगर हम निकालते हैं मुख्य क्वांटम संख्या पहले की, तो मुख्य क्वांटम संख्या इस सूत्र के अनुसार सबसे पहले लिखी जाती है, तो 3 n हो गया। l द्विगंशी क्वांटम संख्या जो कि s है
उस s के लिए लेकर चलेंगे तो s के लिए वैल्यू होती है इसकी 0। उसके बाद m की वैल्यू अगर निकालें, जैसे कि पिछली वीडियो में आपको बता चुका हूं, s के लिए m का मान भी आपका 0 ही होगा। और बाकी बचा आपका s यानी चक्रण क्वांटम संख्या। चूंकि इसमें 12वां सेकेंड इलेक्ट्रॉन है, जो कि कुछ इस प्रकार से, ये 11वां इलेक्ट्रॉन और ये 12वां इलेक्ट्रॉन, तो s का मान हो जाएगा -1/2। इसी प्रकार से 13वें इलेक्ट्रॉन की क्वांटम संख्या निकालें तो n = 3, ये 3 हो गया। l का मान अगर देखें तो वो 1, p के लिए 1 होता है। m का मान अगर लेकर चलें तो m, अब ये देखिए p 1 है पहला ही, तो ये वैल्यू आ जाएगी -1। और अगर इसके बाद हम s चक्रण क्वांटम संख्या का मान निकालें तो वो +1/2 हो जाएगा। चलिए इनकी कंपैरिजन करके देखते हैं, एक बार तुलना करके देखें। देखिए n का मान समान है, लेकिन l का मान अलग हो गया, m का मान भी अलग हो गया, s का मान भी अलग हो गया। तो यहाँ तो चारों क्वांटम संख्याएं अलग अलग हैं सिवाय n के। अब एक बार 11वें इलेक्ट्रॉन की भी क्वांटम संख्या निकाल लीजिए। n = इसके लिए 3, l का मान अगर देखें तो वो 0, s के लिए 0। m का मान अगर देखें तो s में जो ये पहला इलेक्ट्रॉन है वो 11वां इलेक्ट्रॉन है, तो m का मान 0 और s का मान हो जाएगा +1/2। अब इन दोनों में देख लीजिए, n समान है, l अलग है, m अलग है और s समान है। यानी चारों क्वांटम संख्याएं कभी भी समान नहीं होंगी। अगर पहली 3 समान है, n 3 है, l 0 है, m ये भी 0 है और s -1/2 +1/2, तो यदि पहली 3 क्वांटम संख्याएं समान भी हैं तो हमारी चौथी क्वांटम संख्या सदैव भिन्न हो जाती है, उसका मान सदैव पहली तीनों से अलग होगा। यानी चौथी के मुकाबले देखेंगे, पहली 3 अगर 2 इलेक्ट्रॉनों के लिए, अलग अलग इलेक्ट्रॉनों के लिए समान है, तो चौथी क्वांटम संख्या का मान सदैव भिन्न होगा। इसी नियम के अनुसार हम ये भी सिद्ध कर सकते हैं कि किसी कक्षक में अधिकतम 2 इलेक्ट्रॉन आते हैं। जो 2 इलेक्ट्रॉनों का निर्धारण है किसी भी कक्षक में, वो हम पाउली के अपवर्जन नियम के द्वारा ही सिद्ध कर सकते हैं। वो कैसे? अब इन्हीं इलेक्ट्रॉनों में मानकर चल लीजिए 3s और 3s2 में, 3s1 में, 3s2 में, सपोज कीजिए यहां पर आपका एक और इलेक्ट्रॉन आ गया, कोई 13वां इलेक्ट्रॉन ही मान लीजिए, सपोज करो वो 13वां इलेक्ट्रॉन इसी कक्षक में आ जाता है। तो इस 13वें इलेक्ट्रॉन के लिए यहां इसमें देखिए ये 3s3 अगर आ जाता, 3s3 सपोज करते हुए मानकर चल रहे हैं, अगर ऐसा होता तो यहां पर देखिए इस इलेक्ट्रॉन के लिए n का मान आपका 3, l का मान 0, m का मान 0 और s का मान हो जाता है +1/2 सीधे रूप में। लेकिन ये +1/2 आपका इस 11वें इलेक्ट्रॉन के समान है, ये 3 0 0 हाफ, 3 0 0 हाफ प्लस में। तो इसका मतलब है कि ये और ये दोनों इलेक्ट्रॉन एक ही हैं। तो ये तीसरा इलेक्ट्रॉन यानी जो हम मानकर चले थे 3s3 वो हमारा गलत सिद्ध हो चुका। तो इसका मतलब है कि किसी कक्षक में केवल 2 ही इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, उसके अंदर 2 से अधिक इलेक्ट्रॉन नहीं आ सकते। इसे ही आप पाउली का अपवर्जन नियम कहते हैं। आप इस नियम के लिए एक अन्य उदाहरण को लेकर और चल सकते हैं, थोड़ा सा जो लॉन्ग आपका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है उसके लिए। जैसे कि अगर हम जिंक की बात करें, जिंक का परमाणु क्रमांक होता है 30, इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिख लीजिए 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 और 3d10। देखना 30 हो गए क्या, 2 और 2 4 6 10 2 12 6 18 2 20 और 10 30। यहां तक टोटल इलेक्ट्रॉन आ चुके। अब इसमें हमें क्वांटम संख्या का मान निकालना है। 2 अलग अलग इलेक्ट्रॉनों के लिए लेकर चलते हैं। एक तो हम लेकर चल रहे हैं इसमें 21वें इलेक्ट्रॉन के लिए, 21वें इलेक्ट्रॉन के लिए, और एक लेकर चल रहे हैं हम इसमें 26वें इलेक्ट्रॉन के लिए। इन 2 इलेक्ट्रॉन के लिए देख लेना क्या एक ही परमाणु के अंदर, भाई जैसे जिंक में आपका 21वां इलेक्ट्रॉन आ गया, क्रोमियम के अंदर क्रोमियम का परमाणु क्रमांक 24 होगा, तो क्रोमियम 24 में आपका 21वां इलेक्ट्रॉन उसके अंदर भी होगा।
अगर हम लोहे की बात कर लें, आयरन Fe26 होता है, तो ये आपका 26वां इलेक्ट्रॉन उसके अंदर भी होगा। तो मतलब हम यहाँ पर जो पावली का अपवर्जन नियम बता रहे हैं वो एक ही परमाणु के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन होने चाहिए जिनकी क्वांटम संख्याएं हम निकालते हैं। कभी भी 2 अलग अलग परमाणुओं के अंदर उपस्थित इलेक्ट्रॉन नहीं लिए जाएंगे। इस बात का विशेषता स्पेशल तौर पर आपको ध्यान रखना है। जैसे 21वां इलेक्ट्रॉन देखें तो 20 यहां तक हो चुके थे। 3d1 वाला जो इलेक्ट्रॉन है वो 21वां है, और 3d6 वाला जो इलेक्ट्रॉन है वो 26वां इलेक्ट्रॉन है। तो इन दोनों की अगर हम क्वांटम संख्या निकालते हैं तो देखिए कैसे निकालेंगे। n इक्वल टू कितना, 3। इसके लिए भी n इक्वल टू 3। l इक्वल टू डी उपकोष के लिए तो ये 2 हो जाएगा, l इक्वल टू ये भी 2 हो जाएगा। d हमारा होता है 5 प्रकार का, तो इसमें पहला इलेक्ट्रॉन आया 21वां, 2, 3, 4, 5 और छठा इलेक्ट्रॉन आया 26वां। तो ये तो 21वां, ये 26वां। -2, -1, 0, +1, +2। इस प्रकार से वैल्यू लिखने के लिए आपको बताया था। तो यहां पर जो m का मान है वो दोनों के लिए -2 है, m का मान -2 है। अब s का मान निकालें तो एक के लिए तो +8, 21वें के लिए तो, और यहाँ s का मान हो जाएगा -8 जो आपका 26वां इलेक्ट्रॉन है। तो अगर पहली 3 क्वांटम संख्याएं समान भी हैं तो चौथी क्वांटम संख्या कभी भी समान नहीं होती। यही पावली का अपवर्जन नियम है। तो इस प्रकार से आप इस अपवर्जन नियम को दोनों उदाहरणों के द्वारा अच्छी प्रकार समझ गए होंगे। तो आप अपनी तरफ से किसी भी परमाणु के लिए किन्हीं भी 2 इलेक्ट्रॉनों के लिए इसका उदाहरण लेकर आप इसको चेक कर सकते हैं। अगर एग्जाम में कभी भी पावली का अपवर्जन नियम आता है तो उसके साथ उदाहरण लिखना न भूलें। उदाहरण लिखना अनिवार्य है, जरूरी है, तभी ये माना जाएगा कि आपका अपवर्जन नियम सही है। ये चाहे 1 नंबर में आ जाए चाहे 2 नंबर में आ जाए, अपवर्जन नियम के साथ साथ उदाहरण अवश्य लिखें। तो उम्मीद करते हैं कि इस प्रकार से आप अपवर्जन नियम से संतुष्ट हो गए होंगे जो हमने आपको समझाया है। और किसी भी प्रकार की जो क्वांटम संख्याएं हैं, वैसे पिछली वीडियो में हमने आपको विस्तार पूर्वक कई उदाहरणों के द्वारा ये क्वांटम संख्याएं निकालनी समझाई थी, लेकिन यहाँ भी आप अच्छी प्रकार से इसको समझ गए होंगे कि किसी परमाणु के लिए, किसी भी इलेक्ट्रॉन के लिए हम क्वांटम संख्याओं का निर्धारण किस प्रकार से करते हैं। अगर फिर भी आपको किसी प्रकार की कहीं कोई समस्या क्वांटम संख्याएं निकालने में आ रही है या फिर किसी अन्य प्रकार से किसी अन्य टॉपिक में आ रही है तो आप कमेंट बॉक्स में लिखकर पूछ सकते हैं। वैसे तो हम ये कोशिश करते हैं कि आपके हर एक जवाब को दें, हर एक क्वेश्चन का जवाब आपको दें, लेकिन फिर भी अगर नहीं हो पाता है तो आप थोड़ा इंतजार कीजिए, 1-2 दिन बाद भी आपको उसका आंसर कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा। और अगर आप व्हाट्सएप से उसका जवाब चाहते हैं तो अपना क्वेश्चन जो है उसको लिखिए और व्हाट्सएप नंबर अपना लिख लीजिए। हम वहां पर आपको उस क्वेश्चन का सॉल्यूशन बनाकर आपको व्हाट्सएप पर सेंड कर देंगे। तो आज की वीडियो के लिए आपका धन्यवाद। आज की वीडियो में बस इतना ही। अगली वीडियो प्राप्त करने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अगर वीडियो अच्छी लगे तो कमेंट्स करें और दोस्तों को भी शेयर करें।